हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का रजनी ट्यूटोरियल्स पे एक और नया वीडियो पे। जो हम लोग का प्रचंड बैच चल रहा है क्रैश कोर्स आईसीएसई क्लास 10th का, उसके लिए हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने कर लिया होगा फोर्स का। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 हमारा है वर्क, एनर्जी एंड पावर। बात करते हैं पहले हम लोग वर्क के बारे में कि कार्य होता क्या है। तो कार्य क्या होता है बच्चों, कि जब भी हम लोग किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और उस बल के कारण हमारा वस्तु कुछ दूर क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस कर जाए। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे जैसे यह एक वस्तु रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक वस्तु रखा हुआ है। इस पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं। और इस फोर्स के कारण अगर हमारा वस्तु कुछ दूर क्या कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए, कुछ दूर क्या कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए, तो इसका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट गुणनफल हमें क्या देगा, इसका, इस वस्तु पे होने वाला वर्क डन। बात समझ आ रही है। किसी भी वस्तु पे कितना कार्य किया जा रहा है यह हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो इस वस्तु पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, इस वस्तु पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, इनटू उस फोर्स के कारण बॉडी मेरा कितना दूर डिस्प्लेस हुआ। जैसे हम यहां से धक्का दिए तो बॉडी मेरा यहां तक पहुंच गया। जितना हम धक्का देने में फोर्स लगाए और जितना दूर मेरा बॉडी चला, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। आया मेरी बात समझ में। ठीक है, जितना हम बल लगा रहे हैं और जितना दूर जा रहा है, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। अब इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स को किस में नापते हैं जी, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। ठीक है, तो वर्क को नापने के लिए मात्रक क्या है हमारे पास, न्यूटन मीटर है। अगर ऐसा यूनिट पूछेगा कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। आगे पढ़ेंगे सीएस में कन्वर्जन इसका। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा वर्क डन किस चीज पे निर्भर करता है, तो पहला चीज पे निर्भर करेगा कि आप उस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा चीज पे निर्भर करेगा कि उस फोर्स के कारण मेरा बॉडी कितना दूर डिस्प्लेस हो रहा है। यही दोनों पे ना डिपेंड करेगा हमारा वर्क डन। किसी भी वस्तु पे किए जाने वाले कार्य इन्हीं दोनों चीजों पर निर्भर करता है कि आप उस पर कितना बल लगा रहे हैं और उस बल के कारण बॉडी कितना दूर जा रहा है। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपका वर्क डन पूछेगा तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क। बात समझ में आ रही है। अच्छा, वो बताओगे, जैसे अभी मैं यहां इस दीवार को धक्का देने के लिए फोर्स लगा रहा हूं ना, तो क्या वर्क डन हो रहा है, क्योंकि दीवार हिला क्या मेरा। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बल लगाओगे तो कार्य हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। उस बल लगाने के दौरान उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, कुछ ना कुछ दूर बॉडी चलना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, वहां पे वर्क डन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वर्क डन बॉडी में कितना होगा, जीरो। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्लियर है ये वाला। अब एक और फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे देखो, सपोज करो कि बॉडी को कुछ ऐसे रास्ते में धक्का देके ले जाना है हमको, इनक्लाइन है। ठीक है, सीढ़ी चढ़ते हैं ना, सीढ़ी हम लोग ऐसा ही ना होता है सीढ़ी हमारा। ठीक है, तो ऐसे वस्तु जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु को, जैसे रेलवे स्टेशन जाओगे तो ऐसा एक प्लेन रहता है, उसमें धक्का देके ट्रॉली वाली ले जाने के लिए। ठीक है, तो उस पर हम लोग ऐसे ले जा रहे हैं खींच के ऊपर कोई वस्तु को, तो हमारा बल तो इधर लग रहा है ना, ऊपर की ओर। हमको लेके यहां आना है, ये हाइट लेके चलना है बॉडी का। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है, बॉडी को मूव ऐसे ही ना कराना है हमको। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए सिखाए थे हम। ठीक है, कि अगर हाँ फोर्स तो ठीक है, फोर्स ऐसे ही लगता है परपेंडिकुलर को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, इस वस्तु पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, बस सिंपल सा बात है। फोर्स से कोई खास लेना देना यहाँ पे अभी है नहीं, हमको डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी का ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी का ऊपर की ओर है, तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे जाके वेक्टर। ठीक है, तब पता चला कि इस वाले को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक होता है एक्स एक्सिस में कॉस थीटा के साथ और वाई एक्सिस में साइन थीटा के साथ। ठीक है, ये पढ़ोगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, उसकी जगह पे एस है, आर की जगह पे, तो इधर क्या आ जाएगा, एस कॉस थीटा, और
ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, इसे मतलब नहीं है हमको। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पहुँच रहा है तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ये वाला नहीं हो गया कि बॉडी आखिर यही ना पहुँचेगा, पहुँचेगा ना, ठीक है। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, बात समझ आ रही है ना। जैसे कोई कह रहा है कि हम यहाँ से चल के बॉडी यहाँ चला गया, ठीक है, और ये पूरा उसका घर है, तो बॉडी यही ना गया, ठीक है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट यही हो गया बॉडी का। अब फोर्स ऐसा हो गया तो वर्क बराबर क्या पढ़े हैं, एफ एस पढ़े हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा भी वर्क का फॉर्मूला होता है, ऐसे निकालने सिखाए थे। एक और तरीका बताए थे आपको मैंने कि अगर आप चाहो तो जैसे देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनस। इसका बेस क्या है, इसको नाम दे दिया जाए तो एबीसी, तुम्हारा नाम दे दिया जाए तो, हाँ ठीक है, एबीसी इसका नाम दे देते हैं, तो एबीसी इसका नाम दे देते हैं तो बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा ना। और हाइपोटेनस तुम्हारा एसी हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, हो जाएगा। एसी मेरे पास कितना है, एस है, यही ना डिस्प्लेसमेंट चल रहा है बॉडी, एस है कॉस थीटा, तो यहाँ पर से भी निकाल लेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा हो जाएगा ना। एस यहाँ भागा में उधर जाएगा तो गुना में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो एस इंटू कॉस थीटा, तो ए बी बराबर एस कॉस थीटा, तो वहाँ से भी हम पुट कर सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इंटू ए बी, फोर्स इंटू ए बी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का यही है ए से लेकर बी तक का, और ए बी का वैल्यू क्या निकाल लिए हैं, एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी की जगह पे क्या, एस कॉस थीटा। क्लियर है मेरी बात, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि वर्क हमारा डिपेंड किस पे करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, कितना वैल्यू तुम फोर्स का लगा रहे हो, और बॉडी कितना दूर चल रहा है, इन्हीं दोनों चीज पे डिपेंड करता है। क्लियर है। क्लास 11th में हम लोग इसमें एक और चीज पढ़ेंगे कि वर्क का फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखाता है, यहां पे ये जो है वो कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। जब भी डॉट का साइन हटता है तब यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी डॉट का साइन हटेगा तो कौन सा एंगल साथ में आता है, कॉस थीटा। और एक इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, जब ये हटता है तो साइन कौन सा जाएगा वहां पे, साइन थीटा। बात समझ आ रही है ना। तो ये हम लोग को 11th में पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर भी याद रखिएगा कि डॉट के साइन के साथ भी हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा लगेगा। अब इस कॉस थीटा की मदद से आप क्या पता लगा सकते हो, इस कॉस थीटा की मदद से हम पता यह लगा सकते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कार्य 3 तरह के हैं। कार्य कितने तरह के हैं, 3। पहला पॉजिटिव वर्क, पहला क्या है, पॉजिटिव वर्क। दूसरा नेगेटिव वर्क, और तीसरा जीरो वर्क। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात कैसे करेंगे, एक चीज पहले ध्यान दोगे कि कोई भी ये वेक्टर का साइन है, ठीक है, अदिश सदिश पढ़े होगे, स्केलर वेक्टर, ठीक है, उसमें से यह वेक्टर का साइन है। तो ये वेक्टर का साइन जब लगता है तो मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और साथ ही साथ वो वेक्टर के नियम का पालन भी करेगा, लॉ ऑफ वेक्टर को भी ओबे करेगा। अब मेरी बात समझोगे, जैसे यहां ध्यान कर देना है कि कोई भी वस्तु का अगर वैल्यू सेम है, वैल्यू क्या है, सेम है, और वो एक ही डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, तब इसके बीच में अगर कोई पूछ दे कितना का कोण बनेगा, क्या वैल्यू होगा, 0 डिग्री। क्या होगा, 0। याद रखिएगा, जब दो वेक्टर के बीच का मान भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, और दिशा भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तब उसके बीच कितना का कोण बनता है, 0 डिग्री का। ऐसे वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दिशा अलग अलग है, दिशा क्या है, अलग अलग है, तब इसके बीच में कितना का कोण बनता है, 180 डिग्री का। कितना बनेगा, 180 डिग्री का। इसको बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेक्टर।
ठीक है, तो यहां समझिएगा, हम पहले वाले केस के बारे में स्टडी करते हैं, पॉजिटिव वर्क के बारे में। पॉजिटिव वर्क में क्या है, सपोज किया जाए कि हम जिधर मान लिया जाए कि हम एक लकड़ी के ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, लकड़ी के ब्लॉक को सौभिक आवाज आ रहा है बाबू, पॉज लेना पड़ता है काटने के लिए, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो काटने में दिक्कत होगा वीडियो हमको। तो देखो एक ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का मेरा, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स, और मेरा फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉडी डिस्प्लेस भी करेगा, फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी मेरा चल भी रहा है, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उधर ही चल रहा है। तब अगर तुमसे कोई पूछेगा यहाँ पे वर्क क्या होगा, यहाँ पे वर्क क्या होगा, तो मेरे पास एक वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, है ना, एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे पूछेगा आपसे कि थीटा बताइए कितना है, तो थीटा क्या होगा, दोनों सेम में है कि दोनों अपोजिट में है, सेम में ना है, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों सेम होगा तो वैल्यू कितना होता है एंगल का, जीरो, तो एफ एस कॉस जीरो, एफ एस कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा एफ एस। तो यहाँ पे वर्क बराबर क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क, यहाँ पे कोई प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है, तो ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क लाने का कंडीशन क्या है कि मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब अगर सपोज करो कि मेरे हम किसी बॉल को ऊपर की ओर उछला रहे हैं, किसी बॉल को कहां उछला रहे हैं, ऊपर की ओर। जब मेरा कोई बॉल ऊपर की ओर उछलेगा, ऐसा ऊपर की ओर एक बॉल चलेगा, तो ऊपर की ओर मेरा बॉल चलेगा, तो मान लीजिए कि इस हाइट तक गया, वो इस हाइट तक गया, ठीक है, बात समझ आ रही है, इस हाइट तक मेरा बॉल पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की ओर, बॉडी जा किधर रहा है, ऊपर की ओर। लेकिन आपको पता है कि कोई भी वस्तु जब ऊपर की ओर जाता है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी उसको अपनी ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो उस पृथ्वी का जो बल लगेगा इस बॉल पे, वो किधर लगेगा, नीचे की ओर, जी नीचे की ओर काम करेगा, एस ऊपर की ओर जाएगा। बॉल तो ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन पृथ्वी उसको नीचे की ओर खींच रहा है, दोनों का दिशा क्या हो गया, अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। एक ऊपर की ओर जा रहा है, उस पर बल नीचे की ओर लग रहा है, तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तब इसके बीच में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। यहां पे अगर वर्क पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस एफ एस, मतलब यहाँ पे वर्क मेरा क्या हो गया, निगेटिव। देख रहे हो ना, यहाँ क्या था पॉजिटिव, यहाँ क्या आ गया निगेटिव। जब एक डायरेक्शन में रहेगा तो वर्क पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो वर्क निगेटिव। अब देखो एक और केस, जैसे सपोज करो कि रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन में तुम उतरा, तुम ढेर सारा घर से सामान लेके आए, ठंडा है, अभी चूड़ा उड़ा लेके आ गया है तुम गांव से, अब तुमसे उठ नहीं रहा है वो, तुम किसको बुलाओगे, कूली को बुलाओगे कि भैया सामान जरा पहुंचा दीजिए। तो कूली तुम्हारा सामान लिया, कूली सामान ले लिया तुम्हारा, स्ट्रांग कूली है, मसल दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो यह कूली तुम्हारा लेकर सामान को आगे बढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब कूली का जो सामान है वो उसके ऊपर रखा हुआ है, माथा पे अपना रखता है, ठीक है, और वो चलता किधर है, आगे की ओर। तो दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। सामान ऐसे है, चल ऐसे रहा है, समकोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब 90 डिग्री का जब कोण बन जाएगा, एंगल बन जाएगा, तो वर्क कितना होगा, वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर है, ठीक है। तो बता रहा था मैं आप लोग को कि अगर कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तब मेरा वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो मेरा वर्क डन वहां पे क्या होगा। तो आपसे कूली सामान उठाएगा तो पैसा मत देना, वर्क है ये नहीं है, 0 है, ठीक है। ऐसा किया तो कहीं पता चला कूली तुम्हारा पूरा सामान तुम्हारे माथा पे पटक दिया, क्या बोले बाबू पैसा नहीं दीजिएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि काम तुम्हारे हिसाब से इस वाले सिस्टम समझ में आ रहा है कि कूली के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, वर्क डन 0 है, लेकिन कहीं ना कहीं कूली फ्रिक्शन के अपोजिट चल रहा है, घर्षण बल के अपोजिट चल रहा है ना।
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अपने माथा पे लिए हुए है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को भी अपोज कर रहा है। तो इन सारे कारणों से पैसा दे दीजिएगा उसको मेहनत का, नहीं तो ऐसे देखिएगा तो पता चला कि वर्क डन 0 हो रहा है, और पैसा नहीं दीजिएगा तो फिर हो जाएगा हाथापाई। समझ में आ गया बात यहाँ तक? क्लियर है मेरी बात? तो टाइप्स ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। बस डिपेंड करता है किस चीज पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो निगेटिव, और 90 डिग्री पे है तो 0। अब देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात को। अब सपोज किया जाए कि किसी बॉडी को तुम उठा के ले जाके यहां ऊपर रखे हो, ठीक है, या फिर तुम सपोज करो कि एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हो। जब बॉल ऊपर जा रहा है तो सपोज करो कि बॉल यहां तक पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, तो जितना ऊपर वो बॉडी चल के गया उसको हाइट मान लो h, इतना दूर चल के गया है, ठीक है। या फिर बॉल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, दोनों केस समझोगे, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो हाइट वही चल के आएगा h, ठीक है, और नीचे लाएगा कौन उसको? ग्रेविटी लेके आएगा। ऊपर से छोड़ देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के कहाँ ले आएगा उसको? देखिए, कोई भी चीज को छोड़ते हैं तो कौन लेके आता है नीचे? ग्रेविटी लेके आता है। तो ग्रेविटी क्या करेगा? उसको लेके नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इस वाले केस में बॉल का मास मान लिया जाए कितना? m, ठीक है, बॉल का मास m हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन का जगह क्या काम करेगा? ग्रेविटी, क्योंकि बॉल को नीचे लेके कौन आ रहा है? g लेके आ रहा है। तो मेरा इस वाले केस में फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मास इनटू ग्रेविटी। तो मास इनटू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बॉडी डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी चलता है, दूरी मेरे पास s के जगह पे क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है दूरी चलने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? वर्क बराबर mgh, वर्क डन बाय द ग्रेविटी है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी है। समझ में आ गया बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अगर इसी केस को अपोजिट ले लेते हैं, ऊपर जा रहा है मेरा बॉडी कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तब यहां पे m सेम होगा, h सेम होगा, बस एक जगह क्या काम करेगा? -g। नीचे से ऊपर जाना, क्या काम करेगा? माइनस। तब इस वाले केस में हमारा वर्क बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -mgh। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जब नीचे से ऊपर की और नीचे से बॉल नीचे, ऊपर से बॉल नीचे गिरेगा तो mgh, नीचे से बॉल ऊपर फेंकेंगे तो -mgh, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ वर्क का। वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। और ऐसा यूनिट की बात अगर हम करें तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब देखो, अगर आपसे सीजीएस यूनिट होता है एक, वर्क का सीजीएस पूछा तो क्या हो जाएगा इसका? वर्क का सीजीएस अर्घ। अब अगर 1 जूल में पूछ दिया जाए कितना अर्घ होगा, कितना अर्घ होगा, तो कैसे निकालेंगे? 1 जूल के बराबर लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर, और kg को 10 के पावर 3 ग्राम, मीटर को 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, सेकेंड को सेकेंड, इस वाले मीटर को भी 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना सेंटीमीटर, और ग्राम सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं? 10 के पावर 7 अर्घ। आया बात समझ में? पहले न्यूटन को केजी में बदल दिए पूरा, केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकेंड मीटर सेंटीमीटर, इन सबको जोड़ दिए, 3 2 5 और 2 7, 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को अर्घ बोलते हैं, ठीक है। तो 1 जूल में कितना अर्घ हो गया? 10 के पावर
7 अर्घ हो गया, 10 के पावर 7 अर्घ हो गया। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया बात? नेक्स्ट हमारा वर्क के बाद क्या है टॉपिक? पावर। पावर का डेफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितने समय में आप कितना वर्क करते हो, कितने समय में आप कितना वर्क करते हो, उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट वर्ड जब भी आ जाएगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वर्क अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं। वर्क को नापते हैं किस में? टाइम को सेकंड में। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। इसका ऐसा यूनिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वॉट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट। बात समझ में आ गया? पावर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, यहां से ध्यान दोगे जरा। वर्क बाय टाइम लिखे हुए हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पढ़े ना? वर्क बराबर, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। याद रखिएगा। तो एक और फॉर्मूला होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू, वर्क बराबर बोल रहे हैं, पावर बराबर, सॉरी, पावर बराबर एक और फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? क्लियर है? वर्क बाय टाइम, वर्क के जगह पे एफ अभी जस्ट पढ़ाए हैं, और एस बाई टी को वेलोसिटी बोलते हैं, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जूल वर्क डन क्या होता है, 1 वाट पावर क्या होता है, तो अगर 1 जूल पूछेगा तो काफ़ी सिंपल सी बात है। अगर कोई पूछेगा कि 1 जूल क्या होता है, तो जब 1 न्यूटन का फोर्स लगा के, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगा के किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दें, 1 न्यूटन का फोर्स लगा के किसी बॉडी को 1 मीटर क्या कर दें? डिस्प्लेस कर दें, तब वहां पे वर्क कितना होगा मेरा? 1 जूल। अब पावर में वही बात, अगर पूछा कि 1 वाट क्या होता है, 1 वाट क्या होता है, तो जब 1 सेकंड में, जब 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क डन हो जाए, 1 सेकंड में कितना जूल का वर्क डन हो जाए? 1 जूल का वर्क डन अगर हो जाए, तो वहां पावर कितना कंज्यूम होता है, डेवलप करता है? 1 वाट। ठीक है, 1 वाट। समझ में आ गया बात यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? कुछ कम लार्जर यूनिट है, किलोवाट, मेगावाट, इन सब में नापते हैं हम लोग, गीगावाट, मिली, माइक्रो, स्मॉलर यूनिट है। एक होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? जिसमें हम लोग इंजन वगैरह, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह का इंजन लेने जाओगे ना, या उसकी बात जब होगी तो हॉर्स पावर में बात होती है कि 10 हॉर्स पावर का इंजन है, 100 हॉर्स पावर का इंजन है, इसमें 100 हॉर्स पावर और इतना इंजन का पावर है। तो हॉर्स पावर में, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। 746, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू में देखने को मिलेगा ये, कि 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है? पावर 746 वॉट होता है। ठीक है, अगर किलो में पूछा है तो किलो में 0.746 किलोवाट, 0.746 किलोवाट। आज समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी। जितना कार्य होगा उसमें उतना ही एनर्जी होगा, क्योंकि एनर्जी पे उसका वर्क डिपेंड करता है। तुम्हारे बॉडी में जितना एनर्जी तुम उतना ना काम कर सकते हो जी। एनर्जी खत्म हो जाएगा तो काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कैपेसिटी टू डू वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी। और हाँ, जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन बॉडी करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एनर्जी का भी ऐसा यूनिट वर्क के इक्वल है, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो एनर्जी का भी क्या होगा? सीजीएस यूनिट वर्क का क्या होता है? तो एनर्जी का भी क्या होगा? क्लियर है? तो एनर्जी जो होता है हमारा, वो क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी को भी हम लोग वर्क की तरह जूल और अर्ग में नापते हैं। एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है। हम लोग के घर में जो मीटर लगा हुआ होता है बिजली बिल नापने के लिए, वो भी क्या नापता है? एनर्जी नापता है। क्या नापता है? एनर्जी। और वह एनर्जी को कैसे नापता है? किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में देखते हो KWH लिखा रहता है, और 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट होता है। 7 रुपया यूनिट बिजली बिल है, बोलते हो ना, ये लाइन सुने हो ना, 10 रुपया यूनिट बिजली बिल है। ये यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर।
1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट बिजली बिल होता है। ये कमर्शियल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोवाट आवर में। इस किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? अगर 1 किलोवाट आवर डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए तो अगर 1 घंटा में 1 किलोवाट एनर्जी क्या होता है अप्लायंस के द्वारा यूटिलाइज हो जाए, क्या हो जाए? उपयोग हो जाए, तब वहां पे कितना एनर्जी कंज्यूम होता है? 1 किलोवाट आवर। आप समझ में आया? 1 घंटा में कितना यूज होगा हमारा एनर्जी? 1 किलोवाट। ठीक है, तब हमारा वहां पे क्या यूज होगा? एनर्जी कितना कंज्यूम होगा? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ठीक है। अब पूछता है कभी करके बताइए भैया कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा या 1 वाट आवर में कितना जूल होगा। तो पहले 1 वाट आवर देखो। 1 वाट आवर मतलब 1 वाट इंटू 1 आवर। ठीक है, समझा क्या बात? 1 आवर में कितना होगा? सेकेंड। कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? हाँ, ये पावर है और ये क्या है? टाइम है। एनर्जी बराबर मतलब होता है पावर इंटू टाइम। देखो कैसे होता है। पावर बराबर वर्क बाय टाइम पढ़े हो हैं? तो यहां से वर्क बराबर पढ़ सकते हो पावर इंटू टाइम। पढ़ोगे ना? अभी ना बताएं, जितना वर्क उतना एनर्जी, तो एनर्जी बराबर क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। अच्छा, यू में तो यू पोटेंशियल या काइनेटिक का लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो पावर यहाँ पे 1 वाट है और टाइम कितना है? 1 आवर। 1 घंटा में जितना वाट बिजली बिल वो, जितना वाट एनर्जी वो पावर वो यूज करेगा, वह उसका 1 वाट आवर कहलाएगा। अब देखो, कभी कभार 1 वाट आवर को तुमको जूल में या फिर तुमको चेंज करने के लिए कहता है। तो देखो क्या कर सकते हैं। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड। ठीक है, और 1 वाट को हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड। लिखाएगा ना? अभी ना पढ़ाए थे हम सारे पहले जी। ठीक है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 3600 जूल बचेगा ना? तो 1 वाट आवर में कितना जूल? 3600 जूल। अगर यही पूछेगा 1 किलो वाट आवर में, 1 किलो वाट आवर में कितना जूल? फिर से वही कहानी करेंगे। 1 किलो वाट में 10 के पावर 3 वाट होगा हैं? 1000 में 10 होता है ना? 1 किलो में 10,000, 1000। ठीक है, और आवर को जे करेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। 3600 सेकेंड। फिर से वही बात, हम लोग वाट को चेंज करेंगे जूल पर सेकेंड में। 3600 सेकेंड में सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 36 गुना 10 के पावर 5 है यहाँ पे जूल। 36 गुना 10 के पावर 5, 3 शून्य यहाँ, 2 शून्य यहाँ, है ना? इसको हम लोग 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 10 से गुना भागा कर देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं, तो 3.6 मेगा जूल। किलो के 10 के पावर 3, मेगा को 10 के पावर 6, गीगा को 10 के पावर 9, है ना? किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल। समझा गया बात? क्लियर है मेरी बात? तो 1 किलो वाट आवर में 3.6 क्या होता है? मेगा जूल होता है। क्या होता है? मेगा जूल। अदर यूनिट हमारे पास क्या है एनर्जी को नापने के लिए? कैलोरी। क्या है हमारे पास? कैलोरी। जरा ध्यान से समझिएगा इसको, ये हमको कैलोरीमेट्री चैप्टर में भी देखने को मिलेगा आगे। कैलोरी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम to increase its temperature of 1 kilogram substance from 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर 1 ग्राम निकालेंगे तो कैलोरी कहलाएगा, 1 किलोग्राम निकालेंगे तो किलो कैलोरी कहलाएगा। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर हमको तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से, कहां से? 14.5 डिग्री सेल्सियस से कहां ले जाना है? 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस अगर हमको किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देना पड़ेगा वह क्या कहलाएगा? 1 कैलोरी। ये 1 ग्राम वाटर के लिए, 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए है। 1 ग्राम सब्सटेंस। अगर 1 किलो कैलोरी पूछेगा तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस कर देंगे, कंडीशन सब सेम रहेगा। 1 किलो कैलोरी पूछेगा तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर, 5 से 15.5 समथिंग। हाँ 14.5 से 15.5 स्टैंडर्ड मानते हैं, जिसपे हम लोग टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। अगला हमारे पास एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन
वोल्ट, ईवी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है तुम्हारा? देखो होता क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग कहां करते हैं? एटम के केस में। परमाणुओं में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो बहुत माइन्यूट एनर्जी चलता है, उस एनर्जी को नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, ये होता क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सलरेट करा दें, 1 वोल्ट पोटेंशियल से क्या करा दें? उसको एक्सलरेट करा दें, तब उसमें कितना एनर्जी डेवलप करता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसका जूल में पूछेगा, दूसरे एटम से उस एटम हाँ, एक एटम दूसरे एटम में ट्रांसफर करने के लिए अगर उसको एक्सलरेट करा दें 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे एक इलेक्ट्रॉन को, तब उसमें जो एनर्जी डेवलप करता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें से पूछता है कि जूल में बताइए कितना होगा, किसमें बताइए? जूल में बताइए कितना होगा। ठीक है, तो अगर हमको जूल को मेजर करना है तो हम क्या कर सकते हैं? देखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू वो 1 वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट आ गया तो वर्क बराबर पड़े हो क्या? चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पढ़े हो ना जी? पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज, तो वर्क इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल हो जाएगा ना यहां से। तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। और कूलम वोल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जूल बोल सकते हैं ना। कूलम वोल्ट क्या कहलाएगा? जूल कहलाएगा ना। चार्ज का कूलम, पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम वोल्ट क्या कहलाएगा? जूल कहलाएगा। ठीक है, तो 1.6 गेन और लूज करने में जो एनर्जी लगेगा, एक पोटेंशियल से एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल में हमको भेजना है। ठीक है, और दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। अब उसमें हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहे हैं, एक्सेलरेट कराते हैं, तो उसमें जो एनर्जी डेवलप करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। आया बात समझ में? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। हमने अभी देखा कि एनर्जी होता क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं, अब डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। एनर्जी हमारे पास, टोटल एनर्जी अगर किसी बॉडी में पूछा जाए कि टोटल एनर्जी किसी बॉडी में कितना है, तो बॉडी का टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? बॉडी का टोटल एनर्जी डिपेंड करता है बॉडी के स्टेट पे, बॉडी के स्टेट पे। अब बॉडी 2 ही तरह का स्टेट में रहता है, चाहे तो वो रेस्ट में रहेगा, चाहे तो वो मोशन में रहेगा। तो यही दोनों पे टोटल एनर्जी जो जुड़ के उस बॉडी का टोटल एनर्जी निकलेगा। टोटल एनर्जी इन रेस्ट प्लस टोटल एनर्जी इन मोशन, दैट इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो टोटल एनर्जी इन रेस्ट को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी इन मोशन को काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और इन्हीं दोनों को जोड़ के हम क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी क्या कहलाता है बॉडी का? मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं यहां तक कि टोटल एनर्जी इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी एंड दैट एनर्जी डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ अ बॉडी एंड बॉडी स्टेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. First for the rest and second one is a motion, and for rest that energy is called potential and in motion it is called kinetic. So potential energy and kinetic energy both together is called a mechanical energy. क्लियर है बात यहां तक? अब देखो एक एक करके समझते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी दैट इज डेवलप इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स वर्च्यू। अपने पोजीशन के कारण, अपने वर्च्यू के कारण जो एनर्जी उस बॉडी में आएगा उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। जैसे अभी मेरे पास सपोज करो कि व्हाइट बोर्ड टंगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड टंगा हुआ है, तो इसके पास अपना एक एनर्जी होगा। तो इसके पास जो एनर्जी होगा वो एनर्जी कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? अपने अंदर स्टोर करने वाला एनर्जी कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होकर रहता है वो एनर्जी कौन सा है? पोटेंशियल। बात समझ में आ गया? अपने पोजीशन के कारण, अपने वर्च्यू के कारण, अपने अवस्था के कारण जो एनर्जी है उसके अंदर उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? वर्च्यू मतलब अपना पोजीशन, जिस अवस्था में वो है। ठीक है, जैसे हम अगर एक बॉल है उसको उठा के हम ले जाके यहाँ से ले जाके इस हाइट पे रख दिए, एच हाइट पे ले जाके क्या किए? बॉल को रख दिए। तो यहाँ पे लाके जब बॉल रखे, ठीक है, तब इसके पास कौन सा एनर्जी डेवलप करेगा?
पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से, ठीक है। कौन सा एनर्जी वहाँ पे होगा? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रेस्ट के कारण नहीं होता ना, हाँ, रेस्ट के कारण ही होता है। पोजीशन और साइज से, तो वर्च्यू वही ना हुआ, साइज से डिपेंड होता है। साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। अब तो हम 10 ग्राम का बॉल उठा के यहाँ रखे हुए हैं और 10 किलो का बॉल उठा के यहाँ रखे हुए हैं, तो दोनों में एक ही एनर्जी होगा, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी पढ़ोगे, क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, mgh। जब mgh इसका फॉर्मूला है तो मास पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना, ग्रेविटी तो सब पे सेम ही लगेगा, लेकिन हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। एक को हम 2 किलोमीटर ऊपर रखते हैं, एक को हम 1 किलोमीटर ऊपर रखते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी किस में होगा? 2 किलोमीटर वाले के पास। बात समझ में आ रही है? हमारे पास 2 टाइप के पोटेंशियल एनर्जी दिए हुए हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज डेवलप्ड बाय द अर्थ सरफेस टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ के सरफेस के द्वारा लगाया जाता है अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो होता है, एक इनफाइनाइट सेपरेशन पे अगर ले जाए सब्सटेंस को, बहुत ज़्यादा दूर ले जाएं जहां पे हमारा कांटेक्ट में नहीं आ सके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना हाइट ऊपर ले जाएगा उतना बढ़ेगा। इनफाइनाइट पे अगर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और सरफेस की तरफ आओगे तो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पहले तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव जाएगा, सरफेस की तरफ आएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और मतलब जितना सरफेस से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा पहले। उतना ज्यादा है। हाँ देखो, एक तो तुम सरफेस से दूर लेके जाओगे तो पहले -mgh काम करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। -mgh काम करेगा तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ना होगा, ज़्यादा कैसे होगा? दूर जाने पे नेगेटिव ना होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दूर चल जाएंगे, अगर इनफाइनाइट चल जाएंगे हम, तब मेरा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। याद रखिएगा, ठीक है। बात समझोगे? एक क्वार्ट से 5 मीटर ऊपर रखें, को 10 मीटर ऊपर रखें, तो ज़्यादा पोटेंशियल ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा 10 मीटर वाला पे, ठीक है। बात समझोगे? हम रखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ले जाने और लाने की बात कर रहे हैं। जब हम एक बॉडी को इधर से ऊपर की ओर ले जाएंगे, जब तुम लेके जाओगे तो उसमें -g काम करेगा ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम लेके जाएंगे तो क्या काम करेगा? -g। उस टाइम मेरा पोटेंशियल एनर्जी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा ना। और जब लेके आएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेके आएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर इनफाइनाइट सेपरेशन में रख देंगे, एकदम अनंत दूरी तक रख देंगे, तब मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या लग जाएगा वहां पे? 0। क्या लग जाएगा? 0। अर्थ के मास का पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, उस सब्सटेंस। अगला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट ऑफ उस एनर्जी को कहते हैं जिसका उपयोग किसी भी सब्सटेंस के शेप साइज को डिफॉर्म करने में लगता है, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल, जैसे मान लो कि अभी ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं, इंक का बॉक्स है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके साइज को मैं क्या कर रहा हूँ? डिफॉर्म कर दे रहा हूँ दबा के। इस साइज को क्या कर रहा हूँ? दबा के मैं डिफॉर्म कर दे रहा हूँ। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा इसके शेप साइज को चेंज करने में, वह अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप साइज को डिफॉर्म करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग कि U बराबर क्या हो जाएगा? वो जितना वर्क डन उतना एनर्जी। और कोई बॉडी अगर ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो उसमें वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? mgh। क्लियर है मेरी बात? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हमारा 2 अलग अलग हाइट पे दिया हुआ है कंडीशन, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, ठीक है। और फर्स्ट वाले केस में तुम्हारा H2 जो है वो H1 से क्या है? अगर बड़ा है,
और एक केस मानते हैं कि H2 जो है H1 से क्या है, छोटा है, तो इन दोनों केस में हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, mg H2 mg H1, तो mg H2 माइनस H1, ठीक है। ये वाला केस है तुम्हारा इधर mg H2 माइनस H1। एग्जाम्पल भाई तुम थोड़ा पहले बोल रहा था कि दो बॉल को अलग अलग हाइट पे रखते हैं, तो वो वाला केस कहा जाएगा कि कितना पोटेंशियल एनर्जी का बात होगा कि एक बॉल को 10 मीटर से ले जाके 15 मीटर पे रख दिए, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, तो निकाल लेंगे दो अलग अलग केस में। उस बॉल का मास दिया रहेगा ग्रेविटी के साथ, तो समझा है बात। तो उसी तरह के केस यहाँ पर भी होगा तुम्हारा H2 और H1, अगर इसमें H2 मेरा क्या है, कम है, और H1 क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg H1 माइनस H2, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो इसके साथ हमारा पोटेंशियल एनर्जी खत्म हुआ। अब हमारा है काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी दैट इज डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण बॉडी में जो एनर्जी डेवलप करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कैसे ये फॉर्मूला आया है हाफ mv स्क्वायर का। हमको पता है कि जितना एनर्जी उतना वर्क डन, जितना एनर्जी उतना वर्क डन। फोर्स इक्वल टू क्या पढ़े हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़े हैं, इनटू एस। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। रुकोगे, कंडीशन क्या क्या है, इनिशियल वाला है, फाइनल वाला खत्म नहीं है, बस यही ना, और कुछ नहीं। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एस। अब अगर बॉडी के लिए कंडीशन सपोज कर लेते हैं कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। अब बॉडी चल के रुक रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बॉडी का, जीरो। फाइनल वेलोसिटी बॉडी का क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़े हैं ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा। यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं जीरो का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ में आ रहा है बात। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो अगर बॉडी चल के रुक रहा है, चल के रुक रहा है, तो एक्सेलरेशन काम करेगा कि रिटार्डेशन काम करेगा, क्योंकि बॉडी का फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है तो बॉडी अप्लाई ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक अप्लाई करने पे प्लस ए काम नहीं करता, क्या काम करता है, डी एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं उसको हम लोग, तो माइनस ए काम करेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2as, और माइनस 2as को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2as बराबर यू स्क्वायर, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2a। पुट कर दो यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर यू स्क्वायर बाई 2a, यू स्क्वायर बराबर 2a। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना है, स्मॉल v, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बॉडी का, स्मॉल v है, ठीक है। तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगा, mv स्क्वायर बाई 2, दैट इज हाफ v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप। काइनेटिक एनर्जी बराबर हम क्या पढ़े हैं, हाफ mv स्क्वायर पढ़े हैं ना, हाफ mv स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv इंटू v, लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहां तक। अब देखो एक चीज और क्या पढ़े हम लोग, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिएगा आगे, यहां से वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, p बाई m, और यहां पे हमारे पास k बराबर हाफ
एम भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं पी बाई एम का स्क्वायर, तो मतलब के बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, हाफ एम पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 2km, तो p बराबर क्या हो जाएगा √2km। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इससे यह समझ में आया कि मोमेंटम जो है तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखना चाहोगे तो क्या लिखाएगा पी स्क्वायर बाई, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया बात। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉडी में मोमेंटम भी होगा। ठीक है, ये दोनों बात याद रखिएगा, जिसका बॉडी का मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका बॉडी का मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अब है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे क्या कहता है, समझोगे बात को, कहता है कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यही कंसेप्ट कौन देता है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, हम लोग वर्क बराबर क्या पढ़े हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, और हम लोग ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े हो। यहां से हम लिख सकते हैं एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग एस की जगह पुट कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, और एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। चलो यहाँ ध्यान दो, डिस्टर्ब नहीं करो। ठीक है, अब आगे देखो 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर होगा ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब एम वी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आ गया वर्क डन बराबर क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। मतलब बॉडी पहले से ही कोई मोशन में होगा, फिर उसमें जो काइनेटिक लगा है तो उसमें और ज्यादा मोशन, हाँ, और जो काइनेटिक एनर्जी बदला उस बॉडी का, वही उस बॉडी का वर्क डन, लगा तो वही वर्क डन कहलाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी बदला बॉडी का। जो वर्क एक्स्ट्रा ऊपर से लगाया था उसी के बराबर आएगा चेंज इन काइनेटिक, हाँ, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो वही ना चेंज कहलाएगा। काइनेटिक एनर्जी जनरली इंक्रीज ना करेगा, डिक्रीज कैसे करेगा, फोर्स हम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना है। टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। यह काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, तब इसके पास जो एनर्जी उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई कार मूव कर रहा है, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब सर्कुलर पाथ, रोटेशनल पाथ में फिक्स्ड एक्सिस पे कोई बॉडी मूव करेगा तो रोटेशनल, जैसे लट्टू उट्टू नचाते हैं, वो सब किसमें होता है तुम्हारा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जब कोई, जैसे हम लोग कोई पार्टिकल अपने जगह से आगे पीछे, जैसे पेंडुलम का घड़ी का पेंडुलम ये सब हो गया, ये सब किसमें होता है तुम्हारा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में। या कोई भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस का हीट होने के बाद कैसे मूव करता है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में। या एयर के मॉलिक्यूल जब साउंड एनर्जी मिलता है तो कैसे मूव करता है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में। अब एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, अनदर फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग उसको, बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन बता रहे हैं क्या होता है, पहले कंजर्वेशन समझो ना, ठीक है।
कंजर्वेशन के कारण ही बॉडी में कन्वर्जन होता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि बॉडी कहीं से बनेगा जाएगा नहीं, ठीक है, वो बस क्या होगा, अपना रूप बदल लेगा, तभी ना कन्वर्जन होगा। जैसे सपोज किया जाए कि बॉडी यहाँ पे हम पकड़े हुए हैं, यहाँ पे कौन सा बॉडी में एनर्जी है, पोटेंशियल, छोड़े तो कौन सा एनर्जी आया, काइनेटिक, तो कन्वर्ट हुआ ना बॉडी का एनर्जी। स्प्रिंग को दबाए हुए तो कौन सा एनर्जी है, छोड़ेंगे तो कौन सा एनर्जी आएगा, तो कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देख तो हथौड़ा जो मारता है, हथौड़ी पीटने के लिए, तो अगर नजदीक से मारोगे तो कहाँ ठोकाएगा, दूर से मारते हैं, क्यों, जितना दूर जाएगा उतना हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा और काइनेटिक एनर्जी फिर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल को हम लोग काइनेटिक में और काइनेटिक को हम लोग पोटेंशियल में। डैम वगैरह में देखते हो पानी को ऊपर तो जमा किया जाता है, उसके बाद गिराता है, क्यों, जितना हाइट बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा उसमें, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और फिर गिरते वक्त उतना ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। बात समझ आ रही है? अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको पढ़ लीजिएगा। बस एक डायग्राम है 2.13 फिगर नंबर पेज नंबर 35 में, उस डायग्राम को और सारे एनर्जी को एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा आप लोग, और आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, बस सारे टाइप्स और फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। हाँ, पढ़ जरूर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है। खास करके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, डायनेमो का, इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए मोटर का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में इलेक्ट्रिक आयरन का, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थर्मोकपल का। तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, तो इस वाले चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिसमें सारे कन्वर्जन दिए हुए, लाइट कैंडल केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, सन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस वाला स्टेप में, ठीक है। तो ये सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, और सबका अच्छे से पीछे से एक्सप्लेन दिया हुआ है। सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, कुछ खास इसमें है नहीं, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। तो अगला टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि कैसे प्रूफ होगा कि एनर्जी कंजर्व रियलिटी में हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम तभी प्रूफ कर सकते हैं जब पोजीशन बदलता जाए लेकिन एनर्जी के वैल्यू में कोई चेंज ना आए। जैसा सपोज करोगे, जैसे एक बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, तो एक बार ऊपर रेस्ट में होगा, एक बार नीचे रेस्ट में पहुंचेगा, एक बार बीच में मोशन में होगा। तो इन तीनों केस के पास अगर एनर्जी का वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, तब हम यह कह सकते हैं कि बॉडी कंजर्व होता है एनर्जी के साथ। बॉडी का एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो एनर्जी एट ए, एनर्जी एट बी और एनर्जी एट सी, पूरे का हाइट कितना दिया हुआ है हमको, h, कितना दिया हुआ हाइट h, और बॉडी का मास कितना दिया हुआ है हमको, m, बॉडी का मास कितना दिया हुआ है हमको, m, ठीक है। हमको टोटल एनर्जी की बात करनी है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए। तो टोटल एनर्जी एट ए हमारा क्या होगा, तो टोटल एनर्जी एट ए हमारा हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऊपर पहुंचेगा तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। ऐसे बॉडी को पकड़े हुए होंगे तब, जब बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो ऐसे पकड़े हुए होंगे, तो इनिशियली बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, इनिशियली बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। और काइनेटिक एनर्जी उस वक्त क्या काम करेगा, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और mgh, यू का वैल्यू जीरो तो सिस्टम जीरो। तो टोटल एनर्जी एट ए कितना हो गया मेरा, क्या हो गया, mgh। अब आगे बात करते हैं टोटल एनर्जी एट बी की, पहले सी निकालो फिर बी निकालते हैं। टोटल एनर्जी एट सी, सी जब बॉडी पहुंच जाएगा तो हाइट खत्म हो जाएगा, बॉडी का हाइट क्या हो जाएगा, बॉडी का खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो तो वही बात, टोटल एनर्जी एट सी मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ठीक है। अब एम जी एच का एच खत्म है, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा नीचे जीरो, तो एम जी एच खाली खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और एम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग यू स्क्वायर प्लस 2gh, पढ़े हुए हैं ना जी, क्या पढ़े हुए हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े हुए हैं। और ग्रेविटी के केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है,
हो जाएगा ना। तो वी स्क्वायर का जगह क्या लिख देंगे, यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो हाफ m यू स्क्वायर प्लस हाफ m 2gh, 2 से 2 कैंसिल, u का वैल्यू कितना है मेरे पास 0, u का वैल्यू कितना है 0 प्लस mgh, तो पूरा सिस्टम कितना आ गया मेरा, तो टोटल एनर्जी एट सी भी कितना आ गया mgh। तीनों पोजीशन पे हमको टोटल एनर्जी सेम चाहिए तभी ना बॉडी कंजर्व दिखाएगा। अब हमको बात करना है कि टोटल एनर्जी एट सी, तो ए वाला रफ करते हैं, ए वाला समझ में आ गया बात, देख रहे हो ए में कि टोटल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा मेरा mgh, टोटल एनर्जी एट सी कितना निकाल लिए mgh। अब देखो टोटल एनर्जी एट बी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी एट बी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी एट बी की बात करते हैं तो बी हमारा कहां है, बीच में है, बी हमारा कहां है, बीच में, ठीक है। तो ऊपर से इधर की हाइट को हम क्या मान लेते हैं x, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा हो जाएगा ना, ऊपर से इधर की हाइट को क्या मान लेते हैं x, नीचे वाला क्या हो जाएगा मेरा h माइनस x, ठीक है। चलिए टोटल एनर्जी एट बी बराबर मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बराबर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक या काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल बराबर mgh, काइनेटिक बराबर हाफ mv स्क्वायर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो हो रहा है, नीचे, काइनेटिक कहां जीरो हो रहा है ऊपर, तो ये वाला हाइट किसका मानेंगे पोटेंशियल का h माइनस एक्स, और यहां का हाइट क्या हो जाएगा मेरा हाफ m v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे u स्क्वायर प्लस 2gh, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। तो mgh माइनस mgx प्लस हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ m 2gx, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो mgh माइनस mgx प्लस हाफ m u स्क्वायर जीरो हो जाएगा, u का वैल्यू जीरो है, और 2 से 2 कैंसिल प्लस mgx, x से x कैंसिल, तो क्या बच गया mgh, देख लो एक बार। तीनों जगह पे सेम ही है, तो इसमें कंजर्व क्या होगा, तो कंजर्व हुआ ना, बॉडी का मोशन बदल रहा है, कंडीशन बदल रहा है, फिर भी एनर्जी क्या है सेम ही है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, सो एनर्जी ऑफ ए बॉडी आर कंजर्व्ड। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो समझ में आ गया क्या होता है। अब हम इसी केस को अगर हम पेंडुलम में डिस्कस करें तो पेंडुलम में क्या होता है बच्चों कि पेंडुलम में यह बॉब होता है, और ये बॉब जो होता है जिस मीन पोजीशन पे रहता है उस मीन पोजीशन पे इसका सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब इसको हम स्ट्रेच करके अगर हम छोड़ दें तो ये जब अपने मीन पोजीशन से सबसे मैक्सिमम दूरी पे पहुंचेगा उस जगह पे इसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा। तो ये टू और फ्रो करता है अपने ही जगह से, काइनेटिक एनर्जी जो था वो पोटेंशियल में चेंज होता जाएगा, ठीक है। काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होते हुए कंजर्व यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी कारण से बॉब अपने जगह से आगे और पीछे क्या करता है, मूव करता हुआ चलता है। बात समझ में आ गया। अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल रहे, अगर फ्रिक्शन क्या रहे तो लगातार ये बॉडी मूव करता रहेगा। बात समझ में आ गया। और कुछ खास इस चैप्टर में अब है नहीं, तो अब हम लोग का टाइम है इस चैप्टर में टिक लगाने का कि क्या क्या चीज़ें जरूरी है इस चैप्टर में। पेंसिल दोगे मुझे एक, और इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा भाई, कोई उपाय ही नहीं है कि चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आए। तो सबसे पहले आप टिक लगाओगे इस चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ वर्क, मेजरमेंट ऑफ वर्क, उसके बाद टिक लगाओगे एक्सप्रेशन ऑफ वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाला। मेजरमेंट ऑफ वर्क, एक्सप्रेशन फॉर वर्क और कंडीशन वाला टाइप ऑफ वर्क वाला, ठीक है। और ये यूनिट ऑफ वर्क में जो भी दिया हुआ है 1 जूल 1 अर्ग, ठीक है, 1 जूल में कितना अर्ग, उसका कन्वर्जन, ये सब, ठीक है।
पूरा यूनिट। यूनिट ऑफ पावर भी इंपॉर्टेंट है, और वर्क और पावर के बीच में डिफरेंस, वर्क और पावर के बीच में डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनिट ऑफ एनर्जी, हॉर्स पावर का याद रखिएगा। यूनिट ऑफ एनर्जी भी सारा एनर्जी का यूनिट, वाट आवर, किलो वाट आवर, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब। और एनर्जी और पावर के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस तो एकदम याद रखिएगा, डिफरेंस यहां से बहुत पूछता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई देखो, डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी इतना भी है, डेरिवेशन नहीं पूछेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लीजिएगा खाली, वर्क नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम आ सकता है रिलेशनशिप वाला, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे। कोई बात नहीं, छोड़ दो ना, यूनिट टेस्ट में आने दो। तुमको जो टिक लगवा रहे हैं बोला नहीं, खाली कंसेप्ट याद कर लेना। अब देखो, कन्वर्जन फ्रॉम वन ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई में टिक लगाओगे, जो पूरा दिया हुआ है, डायनेमो, मोटर, इलेक्ट्रिक, आयरन, थर्मोकपल, सारा इसका एक्सप्लेनेशन है पीछे, अच्छे से पढ़। वो कंजर्व को तो बोला ही, हम तो एग्जाम्पल तो बोल ही दिए सारा। कन्वर्जन और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सारा पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 33, 34, 35, 36 और 37। यह सारा पेज आपको रीडिंग डालना पड़ेगा थ्रूली, अच्छे से रीडिंग डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन निश्चिंत रहेगा। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बस यही कंजर्वेशन खाली, और कुछ नहीं, बस कंजर्वेशन का कंसेप्ट और कुछ नहीं। डेरिवेशन नहीं पूछता इसका, बस इतना ही। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, लेकिन हर एक टॉपिक जरूरी है, ठीक है, इसलिए पढ़ाना जरूरी था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे बायोलॉजी में, 2 चैप्टर हमारा फिजिक्स का भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो तब तक आप लोग इस पूरे वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिनको भी जरूरत है वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है वीडियो को। और कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछिए, जरूर भेजिएगा। और हमारे टेस्ट सीरीज को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल जरूर कीजिएगा नंबर पे। थैंक यू सो मच।